आयनिक स्ट्रक्चर क्या क्या हो चुका, क्या लास्ट डिस्कशन क्या हुआ? कोरंडम स्ट्रक्चर मैक्सिमम 3 पेजेस। 3 पेज से ज्यादा नहीं। चलो पहले एक मिलर इंडिसेस पे बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना? पीपीटी करा दो। ये तो शायद क्लास में डिस्कस हुआ, क्लास में डिस्कस हुआ। देखो एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल नहीं एक क्रिस्टल। कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और इधर जेड एक्सिस। यहाँ पे हम एक प्लेन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। एक पॉइंट ये है टॉप वाले फेस का सेंटर, ठीक। एक पॉइंट ये है एज सेंटर, और एक पॉइंट ये भी एज सेंटर। इनको मिला करके एक ट्रायंगुलर प्लेन बनता है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या होगा?
निकाल पाओगे या नहीं? हम्म। हम्म। एक 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 मिनट।
हाँ भाई, तो देखो कैसे निकालेंगे। तुम लोगों में से किसी ने निकाला क्या? मेहुल? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? नो सर। प्रणत? नो सर। तनिष्क? नो सर। चलो बताता हूं कैसे होगा। आप इस प्लेन को पैरेलल शिफ्ट करो। कैसे शिफ्ट करना है? जैसे ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस के अलॉन्ग तीनों पॉइंट्स को b/2 डिस्टेंस नीचे लाओ। कितना? b/2। तो b/2 नीचे लाओगे तो ये वाला पॉइंट जो देख रहे हो ये यहां आ जाएगा। ये वाला पॉइंट जो देख रहे हो ये यहां आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे है ये कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, बॉडी सेंटर। ठीक है। अब नया ट्रायंगुलर प्लेन ये मिलेगा। ये न्यू ट्रायंगुलर प्लेन है, ये ओल्ड प्लेन के पैरेलल है। अब आप देख रहे हो ये ट्रायंगुलर प्लेन जो है वो इसका एक वर्टेक्स बॉडी बॉडी सेंटर है। अब जरा इस प्लेन को देखो। ये फेस डायगोनल प्लेन है ना? ऑब्वियसली ये फेस डायगोनल प्लेन बॉडी सेंटर से पास करेगा। इसका मतलब इसी फेस डायगोनल प्लेन में ये ट्रायंगुलर प्लेन भी तो कंटेंट है। बोलो। इसका मतलब है कि जो इस ट्रायंगुलर प्लेन का मिलर इंडिसेस होगा वो इस फेस डायगोनल का मिलर इंडिसेस होगा। अब इस फेस डायगोनल प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या होगा बताओ? फेस डायगोनल प्लेन का मिलर इंडिसेस बताओ। है 110। इसका इसका अगर आप वेज इंडिसेस निकालोगे तो वेज इंडिसेस क्या आ जाएगा? एक्स एक्सिस को ये ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है और जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ठीक है ना? तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? 1 1 इनफाइनाइट रेसिप्रोकल 1 1 10। 0। तो मिलर इंडिसेस का क्या हो जाएगा? 1 1 0। ठीक है, तो 1 1 0 जो है इसका मिलर इंडिसेस। देखो हमेशा आपको क्या करना है, आपको जो भी प्लेन स्पेसिफाइड है उस प्लेन के साथ जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन पता करना है कि वो प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अब अगर आप ये पैरेलल शिफ्ट नहीं करते तो फिर आप क्या कर सकते थे भाई? इसी प्लेन को आपको ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, मतलब ऊपर नीचे जो है उसको बढ़ाना होता। समझ आ रहा है कि नहीं? जब आप ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो ये y को जाकर के कहीं पे इंटरसेक्ट करता। कहां पे इंटरसेक्ट करता? 2b पे। 2b पे 2b पे इंटरसेक्ट करता ना। और ये x को 2a पे इंटरसेक्ट करता और z के तो पैरेलल ही होता। तब उसके वेज इंडिसेस क्या होते हैं? 2a 2b इनफाइनाइट सी, 2a 2b इनफाइनाइट सी। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आता है? मतलब वो वहां से निकलता तो 2 2 इनफाइनाइट, रेसिप्रोकल 1/2 1/2 इनफाइनाइट। अब उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को रिमूव करा, 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है? 1 1।
1/2 जीरो आता बेसिकली, इनफाइनाइट बोल रहा था। 1/2 जीरो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तीनों को, तो 1 1 0 है। तो इसी में दिमाग लगाना होता है कि जो प्लेन स्पेसिफाइड है वो प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पैरेलल शिफ्ट की जरूरत हर जगह नहीं होती। पैरेलल शिफ्ट की जरूरत आपको वहां पे हमेशा पड़ेगी जहां पे वो प्लेन के अंदर ओरिजिन कंटेंट होगा। अब जैसे इस केस में प्लेन के अंदर ओरिजिन कंटेंट नहीं है, वो तो हमने सिचुएशन को और बेटर तरीके से समझने के लिए ऐसा किया। अदरवाइज अगर हम चाहते तो यहीं पे जो है इसी प्लेन को एक्सटेंड करके तीनों एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन को पता कर सकते। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आपको जो भी डिनोमिनेटर वैल्यूज है उनमें के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। Determination of interplanar spacing. इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है भाई? सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स, distance between two successive parallel planes is called interplanar spacing. Distance between two successive parallel planes is called interplanar spacing. आगे लिखो, it is represented by DHKL. DHKL से रिप्रेजेंट करते हैं। HKL क्या है यहाँ पे? Miller indices, where HKL are Miller indices of parallel planes. तो अब देखो, इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमें निकालना है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग को निकालने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड को यूज किया जाता है। देखो इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव पैरेलल प्लेन, interplanar spacing between two successive parallel plane is determined by Bragg's equation. Is determined by Bragg's equation. Is determined by Bragg's equation, which is based upon X-ray diffraction method. Which is based upon X-ray diffraction method. Which is based upon X-ray diffraction method. तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड पे बेस्ड है। तो
तुम लोग कनेक्टेड रहना, मैं जरा एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ उसको। बेटा मैंने वो ऑडियो वीडियो ऑन ही नहीं किया था। अच्छा सर, पता नहीं लगा था।
अच्छा लग रही है। सर मेरा भी अनस्टेबल दिखा रहा था ना, मुझे लगा मेरा अनस्टेबल है। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या करा है अभी। देखो ये क्या है, ये लैटिस पॉइंट्स है। लैटिस पॉइंट की एक लेयर है, ये लैटिस पॉइंट की दूसरी लेयर है। ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो आप देख रहे हो ये लैटिस पॉइंट। ये फर्स्ट लेयर प्लेन है, ये सेकंड लेयर प्लेन है, ये थर्ड लेयर प्लेन है। ये सब क्या है, पैरेलल प्लेन्स है। ये क्या है, पैरेलल प्लेन्स है। तो ये सक्सेसिव पैरेलल प्लेन है ना, इसी के बीच का डिस्टेंस इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बराबर है कि नहीं। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इन लेयर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन को कंसीडर किया। ये परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोहेरेंट बीम ऑफ एक्सरे को पास कर रहे हैं। ठीक है, कोहेरेंट बीम ऑफ एक्सरे को पास करते थे। ये कोहेरेंट बीम क्या होती है, ये मेरा क्वेश्चन है। किसी ने इफेक्टिव आंसर दिया नहीं। हाँ बता, लॉजिकल आंसर दे रहा है क्या, लॉजिक बता। कोहेरेंस एक टर्म होता है, ऐसे बोलते हैं ना, कोहेरेंस में काम करो, मतलब क्या, मिलजुल करके काम करो, एक यूनिशन में काम करो। समझ में आया कि नहीं। तो कोहेरेंट बीम का मतलब होता है कि वो बीम जिसमें जो लाइट रेज है वो सेम फेज में प्रेजेंट। ठीक है, कोहेरेंट बीम ऑफ एक्सरे का मतलब एक्सरेज विच आर प्रेजेंट इन सेम फेज, एक्सरेज विच आर प्रेजेंट इन सेम फेज, उसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट बीम ऑफ एक्सरे। तो सेम फेज में एक्सरेज वहां पे प्रोपेगेट कर रही है। तो अब जैसे देखो, मान लो एक एक्सरे बीम है, वो इस तरीके से आ रही है और ये फर्स्ट लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्ट्राइक करती है। तो फिर क्या होगा, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहीं से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो गया। अब देखो एक और एक्सरे बीम है। अब इस एक्सरे बीम के साथ क्या होता है, ये एक्सरे बीम फर्स्ट लेयर के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्ट्राइक नहीं करती। तो क्या होगा, वो पेनिट्रेट करके अंदर जाएगी और हो सकता है कि वो सेकेंड लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट से स्ट्राइक करके वहां से रिफ्लेक्ट हो। एक एक्सरे बीम हमने और कंसिडर किया है, जो ये सेकेंड लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्ट्राइक करके यहां से रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से। ये रिफ्लेक्टेड एक्सरे है और ये क्या, इंसिडेंट एक्सरे। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट बीम के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर रहे हैं और जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर, इंसिडेंट बीम के ऊपर भी और रिफ्लेक्टेड बीम के ऊपर भी। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन का इन दोनों बीम के साथ जो इंटरसेक्शन है
उसमें एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये मिल रहा है, क्योंकि यहां पे हम बोल रहे हैं कि एक्सरे सेम फेज में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि इधर एक्सरे जिस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, एक्सरे तो इस तरीके से प्रोपेगेट करेंगे, तो जिस तरीके से एक्सरे यहां पे प्रोपेगेट कर रही है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्सरे इधर भी प्रोपेगेट कर। क्लियर? अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से सेकेंड एक्सरे बीम के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अभी एक बार मैं पूरा कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूं, फिर उस बार डेरिवेशन। तो इस पॉइंट से सेकेंड बीम ऑफ एक्सरे के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉप करना इंसिडेंट बीम के ऊपर। इसी तरीके से इसी पॉइंट से जो सेकेंड रिफ्लेक्टेड बीम है उसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, इंसिडेंट बीम के ऊपर भी और रिफ्लेक्टेड बीम के ऊपर भी। अब मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ, ठीक है, ये पॉइंट है बी, इसको हम बोल रहे हैं सी, इसको बोल रहे हैं डी, ये पॉइंट है के और ये पॉइंट है एल। अब आप देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम बी टू के, ए ओ इज इक्वल टू बी के। उसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एल टू डी। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, हियर ए ओ इज इक्वल टू बी के एंड ओ सी इज इक्वल टू एल डी। ठीक है भाई? अब देखो, जो एक्सरे हम यहां यूज कर रहे हैं वही एक्सरे यहां यूज की जा रही है। इसका मतलब कि जो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यहां है वही वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यहां भी है। लेमडा वैल्यू दोनों के लिए सेम है। अगर दोनों के लिए लेमडा वैल्यू सेम है तो सेम लेंथ में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एक्सरेज आएंगी। भाई एक एक्सरे कहां से कहां तक होगी, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एक एक्सरे होगी, उसी तरीके से यहां से यहां तक दूसरी एक्सरे होगी, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्सरेज लाई करेंगे। इसी तरीके से इसमें भी आप देखोगे, तो जितनी नंबर ऑफ वेव डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ लाई करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ वेव डिस्टेंस फ्रॉम बी टू के भी लाई करेंगे। नंबर ऑफ एक्सरेज यहां पे कितनी होंगी, ए ओ अपॉन लेमडा या बी के अपॉन लेमडा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि जितनी नंबर ऑफ एक्सरेज फ्रॉम ओ टू सी लाई करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ एक्सरेज फ्रॉम एल टू डी भी लाई करेंगे। आया समझ में? हमने ये बोला है कि ये कोहेरेंट बीम ऑफ एक्सरे है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम फेज में है। अब हम ये चाहते हैं कि पॉइंट सी और पॉइंट डी पे भी एक्सरे सेम पैटर्न पे प्रोपेगेट करें, मतलब यहां भी एक्सरे सेम फेज में हो। इसके लिए क्या कंडीशन हो, तो आपने ये देखा कि ए टू सी जितनी नंबर ऑफ एक्सरेज हैं उतनी नंबर ऑफ एक्सरेज बीके प्लस एलडी में होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं सेकेंड बीम को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है फर्स्ट बीम के कंपेयर में। फर्स्ट बीम को कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, ए ओ प्लस ओ सी, और सेकेंड बीम को कितना चलना पड़ रहा है, बी के प्लस, इसको भी मान लो एम बोल दो, ये एम, बी के प्लस के एम प्लस एम एल प्लस एल डी।
तो सेकेंड बीम को कितना ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ रहा है, km प्लस ml। सेकेंड बीम को कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, km प्लस ml। अब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस सेकेंड बीम को ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। तो लिखो पाथ डिफरेंस बिटवीन the two beam of X-ray, path difference between the two beam of X-ray, डेल्टा, पाथ डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू km प्लस ml, km प्लस ml। ठीक है, तो अब एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आगे फिर डेरिवेशन को देखते हैं। तो मैंने ये बोला कि भाई ए और बी वाले जो 2 पॉइंट्स हैं वो तो सेम फेज में है। हम ये चाहते हैं कि सी और डी पे जो सी और डी पॉइंट्स है ये भी सेम फेज में हो, पॉइंट सी और पॉइंट डी भी सेम फेज में हो। इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो आप बोलोगे कि दोनों बीम के बीच पे जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा है। अगर उस पाथ डिफरेंस के बराबर लेंथ में से इंटीग्रल नंबर ऑफ एक्सरेज लाई करें, भाई अगर यहां पे km प्लस ml में इंटीग्रल नंबर ऑफ एक्सरेज लाई करें तो फिर सर्टेन है ये दोनों पॉइंट सेम फेज में होंगे। बात समझ में आई। अगर इसके अंदर फ्रैक्शनल नंबर ऑफ वेव्स होंगी ना तो फिर ये सेम फेज में नहीं होंगे। अगर यहाँ पे इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स होंगी तो ये दोनों पॉइंट सेम फेज में होंगे। ठीक है, लिख लो इस बात, लिखो फॉर पॉइंट सी एंड डी, फॉर पॉइंट सी एंड डी, फॉर पॉइंट सी एंड डी प्रेजेंट ऑन, for point C and D present on reflected beam of X-ray, for point C and D present on reflected beam of X-ray, reflected beam of X-ray to be in same phase, to be in same phase, to be in same phase, path difference between the two beam of X-ray, path difference between the two beam of X-ray must be, path difference between the two beam of X-ray must be equal to the integral multiple of wavelength, integral multiple of wavelength। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, where n is any positive integer ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा, हाँ पॉजिटिव, हाँ हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड बीम को ज्यादा डिस्टेंस चलना ही पड़ेगा। जीरो तो तब आएगा ना जब पाथ डिफरेंस ही जीरो होगा, वो पॉसिबल नहीं। अच्छा अब देखो ये वाला जो एंगल है
इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये जो एंगल है, मान लो ये थीटा, इसको क्या बोलोगे? 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एंगल को, थीटा को, यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जरा इस डायग्राम पे फिर से आओ, ध्यान देना। ये थीटा है और ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल 90 डिग्री। अच्छा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। बोलो। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, और ये 90 है तो ये थीटा नहीं हो जाएगा ये वाला एंगल। ये एंगल थीटा होना चाहिए ना, ये। समझ में आ रहा है कैसे कैसे निकाला है भाई? ये लैटिस पॉइंट की लेयर है, उसके ऊपर ये रेड कलर वाला जो डॉटेड लाइन है ये परपेंडिकुलर है। ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो इस लाइन की, डॉटेड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और इधर हमने क्या किया था? इस पॉइंट से सेकंड बीम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ये दोनों रेस पैरेलल है, तो नेचुरल सी बात है कि ये भी तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा ग्लांसिंग एंगल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब आप देख सकते हो ये लेंथ हमें DHKL पता है ना, ये DHKL, ये DHKL। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था। ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा KM और OK बेस और OM हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अरे भाई ये देखो, ये 90 डिग्री है ना एंगल, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है ये। तुम्हें समझ में आ गया या ज्ञान दे रहे हो कुछ? हाँ, तू KM को बेस हो? नहीं, मैं KM को नहीं बेस बोल रहा हूँ, मैंने बेस जो है लिया हुआ है इसको OK। 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 तो OK जो है यहाँ पे बेस है, KM परपेंडिकुलर और OM हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइन थीटा को कंसीडर करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि KM अपॉन OM। तो लिख लो साइन थीटा इज इक्वल टू KM अपॉन OM। तो KM क्या हो जाएगा भाई? OM साइन थीटा। OM DHKL है, यानी कि DHKL साइन थीटा। ठीक है,
और km जो है वो किसके बराबर है? देखो ये वाला जो ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, है कि नहीं? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ पे? ए अरे ये कॉमन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉमन है, और ये वाला और ये वाला एस ए एस, हाँ सब है, सब नहीं, सब कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सिंस km इज इक्वल टू ml, अरे बोलो, सिंस km इज इक्वल टू ml, therefore डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? km प्लस ml, यानी कि 2 DHKL sin थीटा। तो दिस implies 2 DHKL sin theta is equal to n lambda. This equation is called Bragg's equation. तो ब्रैग्स इक्वेशन में लेम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज्ड। थीटा क्या है? ग्लांसिंग एंगल। DHKL क्या है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और n क्या है? n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या है n? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। लिख लो। DHKL is interplanar spacing. DHKL is interplanar spacing. Theta is glancing angle. And lambda is wavelength of X-ray used. N is order of diffraction. तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, तो उसी के अकॉर्डिंग n वैल्यू सेलेक्ट करोगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n 1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन में n 2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक तो ग्लांसिंग एंगल हो गया और एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर प्रॉब्लम में एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है तो ग्लांसिंग एंगल निकाल लोगे, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से एक और टर्म होता है जिसको डिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। डिफ्रैक्शन एंगल कई बार प्रॉब्लम में इसको दे देते हैं। तो डिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ ग्लांसिंग एंगल। हाँ, कितना डेविएशन, इसको आप एंगल ऑफ डेविएशन भी बोल सकते हैं। डेविएशन एंगल या डिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पे बोला जाता है। अब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 5, 6,
7, 8, 9 ये सब सॉल्व कर सकते हो। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5। अगर एंगल लिखा होगा तो ग्लास तुम लोग गलत कर ही नहीं सकते हो। कैलकुलेटर कभी गलत आंसर दे सकता है? निकाल सकते। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया भाई सबका ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अच्छा, इन लोगों को तो असाइनमेंट ही नहीं मिली होगी, डीपीपी ही नहीं मिली होगी। डीपीपी मिली है क्या? एक मिनट, हाँ फोटो डालो, फोटो डालो, फोटो डालो। क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व करना था। मिल गया? ग्लांसिंग और हाँ ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग का मतलब समझता है? ग्रेजिंग का मतलब समझता है? ग्रेजिंग
चरना होता है, चरना, घास चरना। भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स दैट डिफ्रेक्ट एक्स रेज विद द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा वैल्यू गिवन है 1.541 एंगस्ट्रॉम और थीटा गिवन है 15.55 डिग्री और n वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n वैल्यू 1। तो आपको DHKL निकालना है, तो ये होता है 2 DHKL साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। DHKL निकालना है तो DHKL इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। n वैल्यू 1 लैम्डा 1.541, यहां से सीधे एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में आ जाएगा आंसर, अपॉन 2 इंटू साइन 15.55 डिग्री। तो सी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। ए आ रहा है। साइन 15.55 क्या है 0.26। हाँ दिया नहीं हुआ है, होना चाहिए तो वैसे। तो साइन 15.55 0.26 लेकर के इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 200%। डी है। इसमें भी ग्लांसिंग एंगल गिवन है, वेवलेंथ गिवन है और स्पेसिंग बिटवीन द सक्सेसिव स्कैटरिंग प्लेन्स पूछा जा रहा है, वही DHKL पूछा जा रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवेंथ। नींद आ रही है, जगाऊं तुझे? पानी की बोतल लेकर के बैठा कर, दी हुई है, नींद आए तो पी लिया कर। बाकी अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उसमें ग्लूकोज भी डाल थोड़ा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, सर कौन से ग्रुप में शेयर किए क्वेश्चंस? क्या बोल रहे हो? सर कौन से ग्रुप में शेयर किए क्वेश्चंस? कौन से ग्रुप में शेयर किया भाई? अरे नहीं भाई, क्या कर दिया तूने? पीपी केमिस्ट्री +2 में नहीं है तू? टारगेट एंड पावर में हूँ सर। अभी तो टारगेट में ही है। यस सर। रुक जा भाई। मैं कर देता हूँ इसको।
सर मेरे पास भी नहीं आई। तुम्हारे पास मेरे नहीं पास आया? भी नहीं आई। अब आ गया? हाँ अब आ गई। यस हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इसमें डिफ्रैक्शन एंगल गिवन है, लिख भी दिया है 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 8.4 डिग्री हो जाएगा ग्लांसिंग एंगल। ये क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करो, क्वेश्चन नंबर 7। और लेमडा यहाँ पे 0.2 नैनोमीटर, और फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n इज इक्वल टू 1। नहीं 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 नहीं, ये DHKL है। ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस गिवन है वहां पे, लेमडा निकालना है। तो लेमडा इज इक्वल टू 2DHKL साइन थीटा बाई n, 2 इंटू 0.2 इंटू साइन 8.4 डिग्री डिवाइडेड बाई 1। साइन 8.4 क्वेश्चन में गिवन है 0.1461, तो ये पुट करके सॉल्व कर लोगे। 0.4 multiplied by 0.1461, क्या नैनोमीटर? आंसर जो यहाँ पे पिकोमीटर में है, नैनोमीटर वाली वैल्यू तो मैच करेगी नहीं, ठीक है। तो उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 पिकोमीटर इंटू 10 पावर 3, 58.4 पिकोमीटर आ रहा है। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन नंबर 8, 9 इसको कंप्लीट कर लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसी से और रिलेटेड है, जरा इसको भी नोट कर लो। इंटरप्लेनर स्पेसिंग अगर गिवन है, उससे हम लेंथ पैरामीटर को निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखो, relationship between length parameter and interplanar spacing. Relationship between length parameter and interplanar spacing. अब देखो, पहले मैं एक जनरल एक्सप्रेशन आपको बताता हूं। जनरल एक्सप्रेशन ये है 1/DHKL स्क्वायर, 1/DHKL स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन
b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। h के l क्या है यहाँ पे? मिलर इंडिसेस। a b c क्या है? यूनिट लेंथ dh के l इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b एंड इट इज नॉट इक्वल टू c, ठीक है, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कब कहाँ होता है भाई ये? सर ऑर्थो रैंक ऑर्थो यहां से उड़ा और सीधे उसके अंदर घुस गया उसके अंदर चला गया। ये है लॉ ऑफ एंट्रोपी। एक कोना पकड़ लिया उसने तो ये कब होगा? इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। अगर टेट्रागोनल सिस्टम है तो टेट्रागोनल सिस्टम में क्या होगा? इफ A is equal to B but it is not equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree। सिस्टम कौन सा? टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या हो जाएगा भाई रिजल्ट? 1 अपॉन DH के L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। A is equal to B। ठीक है, अब देखो if A is equal to B and it is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree यानी कि क्यूबिक सिस्टम, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन DH के L स्क्वायर is equal to H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हम क्या लिख सकते हैं? DH के L का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो DH के L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वो रिलेशनशिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का ही सामना करना पड़ेगा। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में DHKL और लेंथ पैरामीटर के बीच में ये रिलेशनशिप होगी। आपको मिलर इंडिसेस पता होना चाहिए, बस। हो गया क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद ये ब्रैग्स इक्वेशन का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डेरिवेशन से लेकर के बाकी सारी इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आती है, मैंने आपको HCP में
डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे, उसका डेरिवेशन चाहिए। नहीं, अभी इसी क्लास में लिखो, एनालिसिस ऑफ HCP लैटिस। अब जो जानते हो उस पे टाइम खराब नहीं कर, पर कुछ तो जानते हो ना SCP के बारे में, तो जो जानते हो वो जानते हो, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ SCP लैटिस में क्या है भाई, ऐसा एक तो आप बोलोगे कि यहाँ तो टाइम ही खराब हो रहा है, तो हम जानते हैं। नहीं, थोड़ा टाइम खराब करना पड़ेगा। ये बीच वाली लेयर के जो 3 स्फीयर्स हैं, उनके सेंटर्स को मिलाने पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का जो सेंटर है वो यहाँ पे लाई करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो टॉप वाले फेस का सेंटर है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो ट्रायंगल के सेंटर से पास करेगा, और वहां से पास करते हुए ये कहा जाएगा, बॉटम वाले फेस के सेंटर पे जाएगा, ठीक है। टॉप वाले फेस सेंटर से बॉटम वाले फेस सेंटर की जो हाइट है वही हाइट ऑफ क्या है, यूनिट सेल।
अब देखो हम अगर इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, इसको मान लो बोलते हैं, पहले एक टेट्राहेड्रन बना के देखो, ठीक है? टेट्राहेड्रन कैसे बनता है? इसके सेंटर को ना इस इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले स्फीयर से के सेंटर से मिला दो। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये दूसरे स्फीयर के सेंटर से मिला दो, और इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीसरे स्फीयर के सेंटर से मिला दो। अब आप देखोगे यहाँ पे टेट्राहेड्रन बन रहा है। ये देखो टेट्राहेड्रन बन रहा है। इसी टेट्राहेड्रन का हाइट निकालना है, ठीक है? हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन हमें निकालना है। ये हाइट मान लो है स्मॉल h। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा अलग से बार में बनाते हैं, ठीक है? इधर बनाते हैं, इधर बहुत खिचड़ी होगी। यहाँ ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये सेकेंड लेयर स्फीयर्स को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ, और फर्स्ट लेयर यानी कि आप थर्ड लेयर भी बोल सकते हो। थर्ड लेयर स्फीयर अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो थर्ड लेयर स्फीयर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फेस सेंटर वाला जो स्फीयर है उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर, ठीक है? और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो यहां आकर के गिर रही है। ये परपेंडिकुलर लाइन, तो यहां से ये फेस सेंटर का जो हाइट है उसी को हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन बोल रहे हैं। दिस इज स्मॉल h। समझ में आ रहा है भाई? अब हमें ये स्मॉल h वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब इसके लिए एक ट्रायंगल कंसीडर करें, ये वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को कंसीडर करें, ठीक? मान लो इस पॉइंट को बोल रहे हैं A, इस पॉइंट को बोल रहे हैं B, और इसको बोल रहे हैं सेंटर जो है, सेंटर को O बोल रहे हैं। एंगल AOB यहाँ पे 90 डिग्री होगा। एंगल AOB ये कितना होगा? 90 होगा। भाई अब जैसे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइन कर रहा है और ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, समझ आ रहा है? ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखो, स्फीयर A और स्फीयर B ये टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। थर्ड लेयर जो ये सेकंड लेयर के 3 स्फीयर्स है उनके बीच में ट्रायंगुलर वायड होगा, उसी के ऊपर तो रखा गया है थर्ड लेयर स्फीयर को। तो थर्ड लेयर स्फीयर तो इन तीनों को टच कर रहा होगा ना। इसका मतलब AB को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, AB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2R।
होना चाहिए। अगर हम इसको सी बोलते हैं और पॉइंट ओ से बीसी के ऊपर, पॉइंट ओ से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये डी होगा और ये पॉइंट डी बीसी को बाइसेक्ट करेगा। है कि नहीं? तो बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, ये बी और स्फीयर सी भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बी और सी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो BC इज इक्वल टू 2R, तो BD इज इक्वल टू BC बाई 2, BD इज इक्वल टू BC बाई 2 इज इक्वल टू R। ठीक है ना? अच्छा, ये एंगल जरा देखो, ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए, इधर वाला भी 30 होना चाहिए। एंगल OBD इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमेशा अपना जो दिमाग है ना, वो लगाओ टारगेट पे। निकालना क्या, क्या निकालना है? एच, स्मॉल एच। अब देखो, स्मॉल एच निकालना है। हम ट्रायंगल AOB की एनालिसिस कर रहे हैं, तो AOB में एक एंगल 90 डिग्री का मिल गया हमें। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम लगाना चाहते हैं। ठीक है? और हमें H निकालना है। AB हमें पता है, अगर OB पता चल जाए तो बस AO निकल जाएगा। अब ये OB कैसे पता चलेगा? देखो, BD हमें पता चल गया और एंगल OBD पता चल गया। ठीक है? तो अब इस सिचुएशन आप बोल सकते हैं BD जो है अगर बेस है, BD अगर हाँ, BD अगर बेस है तो OB जो है हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है? तो cos 30 इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा? BD अपॉन OB। तो हमें निकालना है OB। OB इज इक्वल टू BD अपॉन cos 30। cos 30 √3/2 है, तो ये आ जाएगा 2R अपॉन √3। ठीक है ना? OB 2R अपॉन √3। बस अब काम हो गया अपना। अब आप लिखो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AO स्क्वायर इज H स्क्वायर। AO किसके बराबर है? H के बराबर। H स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब पुट कर दो AB और OB का जो एक्सप्रेशन है।
क्या आया? h is equal to 2 into root 2 by 3. तो हाइट ऑफ यूनिट सेल 2 into height of tetrahedron, so 4 into root 2 by 3. और वॉल्यूम, हाँ तो वही कैसे आता है, तो सब लिखा हुआ है. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ यूनिट सेल. हाइट ऑफ यूनिट सेल हम लोग निकाल चुके हैं. बेस एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल H. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल जरा देखना कैसे बन रहा है भाई. देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया. 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे बेस पे. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा इंटू 6 कर दो. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर होता है. तो आप इसको लिखोगे 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर. तो a जो है यहाँ पे 2r होगा. मल्टीप्लाइड बाय h 4 इंटू √2/3 r. तो ध्यान देना यहाँ √3 और इधर भी √3 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. √3 कैंसिल हो जाएगा. और ये 4 और इधर 4 कैंसिल हो जाएगा. 4 कैंसिल हो गया. √3 और ये कैंसिल हो गया. ठीक है. तो ये क्या आ गया, 6 इंटू 4 24 √2 24 √2 r3. √2 r3. तो यही रिजल्ट्स वहां पे जाना था, बाकी सब आपको पता ही. अब जैसे बहुत बहुत है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. ये आएगा √2/3 √8/3. क्वेश्चन बोल रहा है कि C रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द SCP यूनिट सेल, यानी कि कैपिटल H C है, एंड A रिप्रेजेंट एज लेंथ. एज लेंथ कितना, 2r. क्वेश्चन नंबर 10.
C बाई A निकालना है, यानी कि H अपॉन 2R। H क्या है भाई? 4 इंटू रूट 2/3 R अपॉन 2R। R कैंसिल, तो 2 इंटू रूट 2/3 यानी कि 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ तो अंडर रूट 8/3। ठीक है, तो अंडर रूट 8/3 क्या है आंसर। ये जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, इनको आप सॉल्व करना। और क्वेश्चन नंबर 16 वही क्वेश्चन है जो मैं क्लास में बात कर रहा था, एक डिस्कस करते हुए, मार्बल्स, डाइट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। हाँ? नहीं, ये आप करेंगे, आपने पूरी बात बताई है। कुछ गलत है, चेक करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, कर सकते, सारे कॉन्सेप्ट दूसरी क्लास में हो चुके।